हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इनसाइट स्टडी फोरम पर मैथमेटिक्स में 10th सीबीएसई का सिलेबस देखेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और इसी क्रम में हम लोग साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू डील करेंगे। तो आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन हम लोग करवाएंगे और हम ये आशा करते हैं कि आप इससे काफ़ी लाभ उठाएंगे और बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आज इसी क्रम में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इसके पहले सीबीएसई बोर्ड में 10th में ही इंट्रोड्यूस की गई है। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का कोई पार्ट नहीं है, तो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ये नया है। तो इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं, आज समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग इसी के नेम से देखें तो इसमें 3 वर्ड्स आपको दिख रहा है। ट्राई, एक दिख रहा है आपको गॉन और एक दिख रहा है मेट्री। इसका मतलब क्या हुआ? ट्राई मतलब आप 3 समझ सकते हैं, ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, मेट्री का मतलब मेजरमेंट्स। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 3 साइड्स के मेजरमेंट की बात करता है। और 3 साइड्स एक्चुअली किस फिगर में होते हैं? ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में भी बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री होगी वो कंप्लीटली राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होगी। ये बात आप याद रखेंगे कि ट्रायंगल्स में भी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर कंप्लीटली बेस्ड है। और राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी समझते हैं, जिसमें कोई एंगल एक 90 डिग्री का होता है, वो राइट एंगल होता है। तो अब इसी क्रम में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल से इसको कैसे रिलेट किया जा सकता है इसको समझेंगे। तो यहां आपने देखा कि ट्राई, गॉन और मेट्री यानी कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। साइड्स किसकी? जो कि होंगी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो यहां पर केवल साइड्स की ही बात नहीं होगी, साथ ही साथ हम इनके एंगल्स की भी बात करेंगे। यानी कि कंप्लीटली हम लोग इनके साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन को स्टडी करेंगे। यानी अगर आप एक तरह से देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में आप राइट एंगल ट्रायंगल से बेस्ड उसकी साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में रिलेशन का स्टडी करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप और क्या क्या चीजें ध्यान देंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि जनरली बात करें, अगर हम जनरली बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये साइड है इसको आप बेस कहेंगे, बेस। और आप सभी को पता है कि जनरली इसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये वाली जो साइड है, थर्ड साइड, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये मैं अगर इनको सिंपल नोटेशंस में P और इसको मैं B, कैपिटल B और इसको H से रिप्रेजेंट करूं, तो अब आप देखिए इसमें इन जनरल तो आप यही समझते हैं कि ये बेस है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये परपेंडिकुलर है। जहां पर 90 डिग्री बन रहा होता है, एक्चुअली इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, जहां पर 90 डिग्री बन रहा होता है इसमें से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। बट ये परपेंडिकुलर आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, परपेंडिकुलर इसमें स्विच कर सकता है, कभी ये परपेंडिकुलर होगा तो कभी ये परपेंडिकुलर होगा। इसको समझने के लिए क्या फैक्टर वर्क करता है और कैसे आप समझेंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे एक सही तरीका ये होता है कि आप रेफरेंस एंगल के हिसाब से देखते हैं। इसमें बताया जाता है कि आपको रेफरेंस एंगल पर फोकस करना है। अब रेफरेंस एंगल क्या है? रेफरेंस एंगल का मतलब ये हुआ कि जैसे यहां पर ए बी सी 3 एंगल्स है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो इस केस में अगर यहां पर कोई एंगल बनाया जाए, यानी अगर इस एंगल सी की बात की जाए, तो इसके अपोजिट, ठीक अपोजिट आप कौन सी साइड देख रहे हैं? ये वाली ए बी साइड देख रहे हैं। तो ये ए बी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब जो एंगल है उसके ठीक अपोजिट वाली साइड की बात करेंगे। इसी तरीके से अगर इस एंगल की बात की जाएगी तो इसका ठीक अपोजिट साइड कौन सा है? ये वाला बी सी। यानी कि अगर ये वाला एंगल ए की बात की जाएगी, अगर एंगल ए की बात की जाएगी तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अगर एंगल ए रेफरेंस लिया गया है तो परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। अगर एंगल सी की बात की जाएगी तो परपेंडिकुलर आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। यानी कि परपेंडिकुलर हमेशा इसमें चेंज होता है और वो किस पे डिपेंड करता है? आपने सीखा कि परपेंडिकुलर डिपेंड करता है रेफरेंस एंगल पे। जिस एंगल की बात कही जाएगी, अगर एंगल सी की बात की जा रही है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, एंगल ए की बात की जा रही तो ये परपेंडिकुलर हुआ। यानी कि जहां पर 90 डिग्री बन रहा है इसमें कभी ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, कभी ये।
बट हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, बिकॉज हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये पहले से डिफाइन है कि हाइपोटेनस बदलता नहीं है क्योंकि वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ये बात हुई कि आप परपेंडिकुलर को कैसे समझेंगे, कभी अगर परपेंडिकुलर ये है तो कैसे समझेंगे, या कभी परपेंडिकुलर ये है तो कैसे समझेंगे। परपेंडिकुलर स्विच करता रहेगा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है। और बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज कवर कराई जाए, जिससे जो स्टूडेंट्स बिल्कुल वीक है या फिर जिनको प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, वो भी बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स को एंजॉय करें। तो चलिए अब देखते हैं। अब मैं ये शॉर्ट फॉर्म्स पी, बी और एच लिखूंगा, इसको मैं हटा देता हूं। तो अब देखिए, अब यहां से आपने देखा, अब एक थ्योरम आती है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम का क्या रोल है? ये पाइथागोरस थ्योरम का क्या रोल है और ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या? तो एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम का रोल ये है कि आप देखेंगे इसमें 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स जिसमें बेस मैं यही ले लेता हूं, परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया। इस एंगल की बात करता हूं, यहां मैं थीटा लिख देता हूं। थीटा क्या है? एक्चुअली थीटा इज नथिंग, ये बिल्कुल एक एंगल का रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। थीटा इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, ये इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। आप इतना ध्यान रखिएगा, एंगल सी भी बोला जा सकता है या इसके प्लेस पे थीटा, अल्फा, बीटा या कुछ भी यूज किया जा सकता है। ये ग्रीक लेटर्स हैं, इसको थीटा कहते हैं, ठीक है। कभी अल्फा भी लिया जा सकता है या बीटा भी लिया जा सकता है। ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग बुक्स में कुछ भी यूज किया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो सिर्फ उस एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम का रोल क्या है। पाइथागोरस थ्योरम का एक्चुअली रोल ये है कि अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कोई 2 साइड पता हो, सपोज परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो आप हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। या फिर सपोज आपको हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर पता है, ये 2 चीजें पता है, तो आप बेस फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन 3 साइड्स में से, ट्रायंगल की 3 साइड्स में से आपको अगर 2 चीजें पता है तो थर्ड थिंग आप फाइंड कर सकते हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? तो ये होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। इसका मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का अगर हम सम करते हैं तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। और अब आप समझ रहे हैं कि 3 चीजों पर बेस्ड ये रूल है। अगर इस रूल में 3 सब्जेक्ट्स हमें 3 थिंग्स दिख रही हैं, तो इन 3 थिंग्स में अगर हमें कोई भी 2 चीजें पता होंगी तो तीसरी चीज हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी 2 चीज पता हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं और उसमें फाइंड करके देखते हैं। एक ये एग्जाम्पल है, सपोज आपको ये पता है कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको परपेंडिकुलर 4 पता है और ये हाइपोटेनस 5 पता है। बेस आपको पता नहीं है, आपको ये बेस फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? h के प्लेस पे हाइपोटेनस 5 है तो आप यहां 5 रख देंगे, परपेंडिकुलर के प्लेस पे 4 है तो 4 रख दिया जाएगा, और बेस आपको फाइंड करना है, इसको एज इट इज रखिए। तो ये 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और इस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस b²। ये माइनस होगा 25 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 बचेगा तो b² की वैल्यू 9 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? √9, और √9 का मतलब 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से आपको कोई भी 2 चीजें पता हो तो आप ऐसे वैल्यू पुट करके इजीली उनको फाइंड कर सकते हैं। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम का यहां पर क्या रोल होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे करना है या फिर क्या रोल है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या स्टडी करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड किस पे? ये तो बहुत बेसिक थिंग्स थी। जैसे कई लोगों का, कई स्टूडेंट्स का ये रहता है कि उनको बेस अच्छा स्ट्रांग नहीं होता है तो फिर वो समझ में नहीं आता। जो स्टूडेंट्स पढ़ने में अच्छे हैं, उनको पहले से ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें क्लियर हैं, वो बिल्कुल चिंता ना करें। आने वाले समय में आपका 10th CBSE से रिलेटेड
कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको बताया या पढ़ाया ना जाए, जो आपके एग्जाम में वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, और ऐसा कुछ नहीं होगा जो एग्जाम में आपको इसके बाहर के कॉन्सेप्ट से पूछा जाए। एक एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा और आने वाले समय में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी डील कराए जाएंगे। तो आप लोग साथ में लगे रहिए। जिनको ये चीज़ें क्लियर हैं वो आगे की वीडियोस देख सकते हैं या थोड़ा आगे फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। बट हम लोग एक इस तरीके से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना चाहते हैं जिससे कि हर तरह के स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। तो चलिए अब हम लोग इसमें कोशिश करते हैं, आगे देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। ये बात समझ में आ गई। रेफरेंस एंगल क्या डिफाइन कराता है, रेफरेंस एंगल के द्वारा उसके जरिए हम क्या चीज फाइंड करते हैं, यानी परपेंडिकुलर डिसाइड कर लेते हैं। रेफरेंस एंगल अगर यहां है तो परपेंडिकुलर ये है, रेफरेंस एंगल अगर यहां है तो परपेंडिकुलर ये। इस बात पे बार बार जोर देने का मतलब यही है कि यही पॉइंट जनरली स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं और उनके आंसर सही नहीं आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको बार बार रिपीट किया जाए तो मतलब आप समझिए वो काफी इंपॉर्टेंट है और वहां पर गलतियां होने के चांसेस बहुत है। तो अब क्या होगा, अब हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या है। इसमें हमें पढ़ना है 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने? 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? एक्चुअली आप सभी जान रहे हैं कि रेशियो वर्ड है क्या। अब देखिए कहीं कहीं 6 टाइप बोला जाता है, कुछ लोग इसको 3 बोलते हैं क्योंकि अदर 3 उसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस पे आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, आप चीजों पर ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, उस पे आप नहीं फंसेंगे। तो चलिए अब देखते हैं ये जो 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एक्चुअली ये क्या है और इनकी यहां पर इनको कैसे यूज किया जाएगा, कैसे इनके बेस पर ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई स्टडी हम करेंगे। तो ये जो 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये है क्या एक्चुअली देखते हैं। तो उसमें है एक जैसे साइन, ठीक है, एक साइन है, इसके बाद आपका है कॉस और फिर आपका है टैन, ठीक, ये 3 है। और बाकी अदर 3 क्या है वो देख लेते हैं। ये है कॉसेक और ये आपका सेक और ये आपका कॉट, ठीक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको आप इसमें पढ़ेंगे। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंडिविजुअली अलग से एग्जिस्ट नहीं करते जब तक कि इनके साथ कोई न कोई एंगल यहां पर रिप्रेजेंट ना किया जाए। यानी कि केवल साइन लिखने से कोई फर्क कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। केवल साइन कभी नहीं लिखा जाता, केवल कॉसेक या केवल कॉस कभी नहीं लिखा जाता। ये कंप्लीट तभी होगा जब इनके साथ कोई न कोई एंगल की बात की जाए। अब ये बात याद रखिएगा, कभी कभी यही सब चीजें ट्रू फॉल्स में भी पूछ ली जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इनके साथ एंगल्स जरूर होने चाहिए, तभी ये कंप्लीट होंगे, तभी इनका कुछ सेंस आएगा। अब ये एंगल होंगे कैसे, ठीक है। तो ये एंगल्स कुछ ऐसे होंगे जैसे मान लीजिए सपोज हमने ये एंगल सी लिखा है तो इनके साथ सी लिखना पड़ेगा। तो साइन सी, कॉसेक सी, कॉस सी, सेक सी, टैन सी एंड कॉट सी। या फिर एंगल ए होगा तो एंगल ए लिखना पड़ेगा, साइन ए, कॉसेक ए एंड सो ऑन। या फिर जैसे कि यहां पर एंगल सी को एक अलग भी नाम दिया गया, थीटा। ये थीटा है, ये भी इसी एंगल की बात कर रहा है, सी की ही बात कर रहा है, बट इसका एक अलग नाम है थीटा। तो हम यहां लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हो गए। अब देखिए ये चीजें तो आपको पता चल गई कि हाँ भाई ट्रिग्नोमेट्री में हमें इन 6 थिंग्स को पढ़ना है, इन 6 चीजों का ही स्टडी करना है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब ये बात क्लियर हो गई कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हैं, बट ये एक्चुअली इनकी वैल्यू क्या है, ये होते क्या है, इनको आगे समझेंगे। तो अब देखिए ये होते क्या है, जैसा कि इनका नाम ही है रेशियो, यानी कि ये किन्हीं 2 रेशियो आप हमेशा जानते हैं। जैसे आपको बोला जाए 2:3 तो इसका मतलब आपको इसको आप कैसे लिखते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। यानी इस टाइप की या इस टाइप की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि रेशियो को और कम से कम 2 चीजों में रेशियो आप डिफाइन कर सकते हैं। मिनिमम 2 क्वांटिटीज जरूर होनी चाहिए रेशियो बताने के लिए। तो 2 चीजें कौन सी ली जाएंगी, तो इनकी वैल्यू में साइन थीटा में ऐसी कौन सी 2 चीजें आएंगी ये कैसे समझें। तो उसमें आपको पता भी है कि साइड्स का हम मेजरमेंट यानी कि उसका स्टडी करते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को समझा,
तो यहां पर परपेंडिकुलर या बेस का रेशियो होगा, या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो होगा, या हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होगा। यानी इनकी वैल्यूज इन तीनों साइड्स के रेशियोज को ही बोलेंगे। कहीं P/H होगा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कहीं परपेंडिकुलर बेस के साथ रेशियो होगा, कहीं बेस का हाइपोटेनस के साथ रेशियो होगा। यानी कि हमें यही चीजें समझनी है कि आखिर इनमें से कौन सी चीज किस रेशियो को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब ये जानने के लिए एक सिंपल सा रूल हम लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल है, P अपॉन H बी। ठीक, इसको कई बुक्स में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस तरीके से, या फिर कई लोग अपने अपने अलग अलग नेम्स भी इसको रख लेते हैं याद करने के लिए। वैसे बहुत ही सिंपल PBP अपॉन HHB याद रखा जा सकता है। अब ये एक्चुअली कैसे पता चलेगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग। अब आप देखिए, एक जगह आपको दिख रहा है P/H, एक जगह दिख रहा है B/H, एक जगह दिख रहा है P/B। ठीक है, ये तीन चीजें तो आपको दिख रही हैं सीधे सीधे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये तीन रेशियोज तो हमारे सामने हैं। अब ये तीन वैल्यू किसकी हैं तो मैं लिख देता हूं, यहां पर आप लिख दीजिए छोटा सा साइन, यहां लिख दीजिए कॉस, और यहां लिख दीजिए टैन, और ये वैल्यूज आप ले लीजिए ऊपर से नीचे के क्रम में इस तरीके से। ठीक, यानी कि साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू लेनी है तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलेंगे, और कॉसेक थीटा इसका ठीक रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो मैं कॉसेक यहां लिख देता हूं और इसको ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ एरो बना लीजिए, यानी कि H/P लिख देंगे तो कॉसेक हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं H/P। इस तरीके से कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको आप लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक इसका रेसिप्रोकल होता है, यहां पर आप सेक लिख लेंगे, सेक की वैल्यू नीचे से ऊपर यानी H/B कर देंगे। ठीक, इसका अपोजिट रेसिप्रोकल कर देंगे H/B। टैन, अब टैन यहां पर देख ही रहे हैं P/B, यानी कि यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट इसका ठीक रेसिप्रोकल यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये जो 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनमें से 3 मुख्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 3, और बाकी के जो 3 हैं कॉसेक, सेक और यहां पर कॉट लिख देते हैं, कॉट को नीचे से ऊपर, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। तो ये आप देख रहे हैं कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हैं और बाकी के 3 इनके रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई, और इनकी वैल्यू भी आप अच्छे से अब समझ गए हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहा गया। रेशियो इसीलिए कहा गया क्योंकि ये सभी किन्हीं दो चीजों का रेशियो ही तो दे रहे हैं। तो इस तरीके से इनका नाम इनका पड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और एक्चुअली जो आप ये देख रहे हैं साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन एंड कॉट, ये एक्चुअली एब्रिविएशंस हैं। एब्रिविएशंस का मतलब क्या है कि एक्चुअली ये फुल नेम्स नहीं है। जैसे हम सभी के नेम्स कुछ होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं और घरों में उनको छोटे छोटे नाम से प्यार से पुकारा जाता है, तो उसी तरीके से ये भी क्या है, फुल नेम्स नहीं है, उनके शॉर्ट नेम्स हैं। तो उनके फुल नेम्स भी अगर हमें समझना है तो ये जैसे साइन है, इसका फुल नेम आप देखेंगे तो साइन ई और लग जाएगा। ये कॉसेक है तो इसके साथ कॉसेक, कॉसेकेंट बोल दिया जाता है। ये कॉस है तो इसको आप कोसाइन कहते हैं। ठीक है, ये सेक है तो इसको आप सेकेंट कहते हैं फुल नेम में। ये टैन है तो टैंजेंट कहते हैं। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। और कॉट है तो कोटैंजेंट बोलते हैं। जरूरी इसलिए है क्योंकि ट्रू फॉल्स या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन में, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में ये सब कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दीज आर द फुल नेम्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड दीज आर एब्रिविएशंस यूज्ड टू डिनोट दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। अब इसके बाद अब चलिए आगे देखते हैं कि अब इसमें आखिर क्वेश्चंस बनेंगे तो कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, समझ लिया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए, एक्चुअली यहां पर कुछ
अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको ये रेशियो, कोई भी दो रेशियो आपको दे दिए जाएं। जैसे ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये आपका 4 है, और आपको ये बताना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 और 4 अगर दिया हुआ है, ये फाइंड करना है, तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, या फिर अब ये देकर के आपसे कहे कि आप बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या था आपका, ये परपेंडिकुलर है। अगर इसको हम जनरल नोटेशन में बात करें, यहाँ रेफरेंस एंगल बनाएं, तो अगर इसको रेफरेंस एंगल बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर रहेगा इसके अपोजिट, और ये बेस रहेगा। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? परपेंडिकुलर और बेस आप देख रहे हैं tan में। तो सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि इफ tan c इज इक्वल टू 3/4, यानी कि tan c की वैल्यू, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं अपनी तरफ से, इफ tan c इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड, और आपसे कहा जाए देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड करें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए ये तीसरी थर्ड साइड भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए कहीं पर हाइपोटेनस भी है, तो हाइपोटेनस तो यहां पर आपको पता नहीं है, और हाइपोटेनस सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे, वो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहला आपका, आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, परपेंडिकुलर 3 है, इसका 3 का स्क्वायर, ये 4 है और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 प्लस 16 यानी कि आया 25, और इधर आपका चल रहा है h² है तो स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। यानी कि आपको ये पता चला कि इसका जो हाइपोटेनस है वो 5 आया। ठीक, अब एक चीज और याद रखेंगे, अभी मैं इसको बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को सिंपली समझ लेते हैं फिर आगे बताते हैं। तो देखिए यहां से आपको हाइपोटेनस की वैल्यू 5 मिली। ठीक है, तो अब जब 5 मिल गई तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो यहां से हर एक वैल्यू, जैसे p/h है, साइन आपको फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब ये बताइए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का मतलब, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनस, 3/5 आंसर हो गया। इसी तरीके से कॉसेक h/p, तो h इस बार 5 और ये p परपेंडिकुलर नीचे 5/3 हो जाएगा। कॉस थीटा फाइंड करना, तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ पर 4, देखिए बेस और हाइपोटेनस ले लेंगे यानी 4/5, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 रख देंगे बेस के प्लेस पे, यहाँ 5, आपका 4/5। इसी तरीके से आप ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो था बेसिक रूल जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन आप समझ रहे हैं। अब चलिए देखते हैं, अब देखते हैं इसमें इसके आगे और भी क्वेश्चंस किस तरीके से फाइंड इसमें आपको दिए जा सकते हैं और कैसे आप फाइंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और देख लीजिए आप, जैसे ये जो आपको 3/4 दिया गया है, ये एक्चुअली दिया क्या है, ये रेशियो दिया है। तो रेशियो अगर दिया है तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर ही होगा और ये 4 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब, जैसे अब देखिए आपको 3/4 दिया गया है, सपोज हो सकता है कि ये आपका 9/12 रहा हो, यानी कि ये 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर रहा हो। आप देख रहे हैं कि इसको अगर आप कट करेंगे 3 से तो 3 3 जा और 3 4 जा, ये भी 3/4 ही आएगा। अब क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है 3 और 4, अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, 3 और 4 आगे नहीं कट सकता, इसलिए यही रेशियो बोल दिया गया 3/4। लेकिन एक्चुअली वो साइड 9 थी, 12 थी, क्या थी, यानी किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज 5 से कर दूं ऊपर नीचे दोनों, तो ये क्या हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा 20। तो हो सकता है 15 और 20 रहा हो, यानी कि ये साइड 15 सेंटीमीटर रही हो और ये 20 सेंटीमीटर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो रेशियो देने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो साइड दे दी गई है, साइड कितनी है। तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि रेशियोज में आप इसको 3 4 लेके डायरेक्ट ये भी रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं कि ये भी कितना रेशियो होगा, और ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन में रखेंगे तो भी, क्योंकि देखिए आप चाहे 9/12 रखेंगे तब भी वो कट के 3 4 आएगा, आप 15/20 रखेंगे तब भी फाइनली कट के कितना आएगा
3/4 ही आएगा। इसलिए इस केस में आपको ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको रेशियो दिया गया है 3/4 तो आप क्या करें, एक को 3x लें और एक को 4x लें। ऐसा किया जाता है ना, जब आपको रेशियो दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, हमेशा उस साइड को लेट करते हैं कि लेट AB आपका 3x हो गया और ये BC आपका 4x हो गया। तो तब भी आप अगर देखें तो देखिए, अगर आपने इसको 3x लिया और इसको 4x लिया तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए होगा क्या, इसको आप 3x रखेंगे और इसको 4x रखेंगे, ठीक। ये कितना आएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 का 16 और x का x स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर। अब आप ऐड करेंगे तो ये 25x स्क्वायर और इधर h स्क्वायर है। आपको पता है कि रूट हो जाएगा, रूट होगा h के लिए, तो जब रूट होगा तो ये क्या आएगा, 5x ही तो बचेगा, तो ये 5x आ जाएगा। तब ये x में आएंगे और जब ये 3x होगा, ये 4x होगा और ये 5x आएगा, तो आप इसमें किसी में भी वैल्यू रखेंगे। सपोज कहीं भी, मान लीजिए आप ये tan फाइंड करते हैं या फिर आप साइन फाइंड कर लेते हैं। आप साइन अगर फाइंड करेंगे तो साइन थीटा क्या लिखेंगे आप बताइए, आप p/h लिखेंगे। और यहां से परपेंडिकुलर कितना है, यहां से परपेंडिकुलर है 3x और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 5x। जब आप इसको लिखेंगे तो x और x तो कैंसिल ही हो जाएगा, फर्दर आपका 3 और 5 ही तो मिलेगा। यानी कि आप अगर इसमें x लेट करें या फिर 3k 4k 5k लेट करें, ऐसे चलना चाहे तो ऐसे चल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली 3 4 5 को ही आप वो वैल्यू मान के आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें प्रॉब्लम कैसे क्वेश्चन में हो सकती है, इसमें एक तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिए जाए तो आप हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। वो कब होगा, वो तब होगा जैसे 3 और 4 आपको दिया गया, ये 5x आया और आपसे बोला जाए कि पहले से बता दिया जाए कि AC यानी कि ये जो हाइपोटेनस है AC की वैल्यू आपको पहले से कुछ दे दी जाए। सपोज आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अगर AC उसने 15 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपके पास ये रेशियो है और ये क्या है 15 सेंटीमीटर, तो आप ऐसे केस में ये 5x जो आया है, इस 5x को क्या रखेंगे, 15 रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 15/5 यानी क्या आएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो ये क्या है 3x का मतलब क्या हुआ, यहां पर x की वैल्यू 3 रख दीजिए 9 और ये क्या है 4x, तो 4x है यहां पर 3 रख दीजिए, आ गया 12 यानी 9 12, ये 9 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, ये वैल्यूज आ जाएंगी एक्चुअली। ऐसा कभी कभी क्वेश्चंस में होगा, आपको ऐसा दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइड्स के साथ क्या रिलेशन है, रेशियो क्या है और एक्चुअली साइड की वैल्यू दी है या फिर रेशियो दिया है, ये आपको समझना होगा। ये बहुत ही ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं फिर से इन चीजों को आगे आपको एक्सप्लेन कहीं ना कहीं कर दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अभी आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, रेफरेंस एंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का क्या रोल है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपने अभी समझी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्रम में और ये देखते हैं कि क्वेश्चन और किस टाइप के अभी तक जो हमने सीखा है, इतने पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो अब देखते हैं। अब देखिए, इसमें आगे अगर हम बात करें तो अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। सपोज आपको बोला गया 13, आपसे क्वेश्चन दिया गया इफ 13 sin थीटा इज इक्वल टू 5, 13 sin थीटा इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। आपको क्या क्वेश्चन दिया गया, आपको क्वेश्चन दिया गया कि 13 sin थीटा इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप देखिए आपको गिवन क्या है, 13 sin थीटा इज इक्वल टू 5। तो sin थीटा क्या आएगा, अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लाई में इधर 13 उधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी 5/13 ये बन गया। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा यहां ले लेते हैं।
अगर हम थीटा यहां लेंगे तो परपेंडिकुलर ये रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, हम थीटा यहां भी ले सकते हैं, अगर यहां लेते तो परपेंडिकुलर ये हो जाता, बस इतना फर्क पड़ता है, इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। तो अब देखिए साइन थीटा, मैंने थीटा यहां पर लिया है तो परपेंडिकुलर 5, और अब आपको पता है कि साइन थीटा होता क्या है एक्चुअली, P बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा P बाई एच होता है ना, तो परपेंडिकुलर 5 और h के प्लेस पे 13, यानी कि यहां पर आप 13। अब आपको BC फाइंड करना है, यानी बेस फाइंड करना है। तो बेस आप कैसे फाइंड कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप बेस फाइंड कर लेंगे, जो कि हाइपोटेनस की जगह 13, परपेंडिकुलर की जगह 5, और ये बेस आपको फाइंड करना है। अब आप देखिए 13 का स्क्वायर आप सभी को पता है 169, 5 का 25, और ये बेस बी स्क्वायर। अब 169 में 25 माइनस होगा क्योंकि इधर प्लस में है, इसको आप इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा इसके साथ, और इधर बी स्क्वायर बचेगा। ये माइनस करके आपका 144 बच रहा है। अब बी स्क्वायर की वैल्यू 144 है, तो आप समझिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 144, और रूट ऑफ 144 का मतलब 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपको 12, अगर ये सेंटीमीटर्स में वैल्यूज हैं तो आप सेंटीमीटर बोलेंगे, अदरवाइज 12 ही ले लेंगे। तो ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर या 12, तो 12 यूनिट इसकी वैल्यू आ गई। BC 12 यूनिट है, AB 5 यूनिट है, और AC 13 यूनिट है। अब आपको tan थीटा फाइंड करना था, आप बहुत ही इजीली tan स्क्वायर थीटा फाइंड कर लेंगे। आप ये बताइए कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, P बाई बी, आपने सीखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P बाई बी। तो अगर मैं P बाई बी फाइंड करता हूं तो tan आएगा, यानी परपेंडिकुलर। अब आप देखिए उसमें परपेंडिकुलर क्या है, 5 है, और बेस क्या है, 12 है। ये आपका tan आया। अगर tan थीटा पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन उसने तो बोला है tan स्क्वायर थीटा बताइए। स्क्वायर का मतलब ये है कि जो वैल्यू आई है उसको स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको tan स्क्वायर थीटा बताना है तो ये जो 5/12 आया है इसका आप स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी यही आपकी वैल्यू क्या होगी, tan स्क्वायर थीटा को रिप्रेजेंट करेगी। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 12 का 144 हो गया। तो ये आपका आंसर। इसके साथ वो कुछ भी कर सकते थे, tan स्क्वायर थीटा में कुछ प्लस करके, सपोज इन्होंने cos स्क्वायर थीटा दे दिया या कुछ और भी दे दिया, तो प्लस माइनस करके क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। तो ये था कि कैसे कैसे क्वेश्चन, ये इतना जो अभी तक आपने सीखा, इतने रूल पर बेस्ड क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो बना सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसलिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप नेक्स्ट टाइम वीडियो फिर से देख लीजिए। जो चीज़ें आपको फिर भी नहीं समझ में आती तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या अदर सोर्सेज के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे या कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब चलिए देखते हैं, इसके बाद आगे सीखते हैं कि एक्चुअली अब ये तो चीज़ें हमें फाइंड करना आ गई कि छोटे छोटे क्वेश्चंस ये जो बनेंगे 1 नंबर 2 नंबर में, इनको तो आप डील कर लेंगे। अब ये बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं उनको सीखना है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल रिलेशन। अच्छा, रेसिप्रोकल अभी आपने देखा, एक्चुअली इन दोनों में रेसिप्रोकल कौन है, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आप देख पा रहे हैं यहां से कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, देखिए ये b बाई एच है तो ये h बाई बी है, और यहां से tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल। यानी हमें पता चल रहा है कि ये दो जो एक साथ लिखे गए हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो अगर रेसिप्रोकल है तो इनमें रिलेशन क्या होगा आपको पहले से पता है। आप काफी स्टूडेंट्स इसमें इन रिलेशंस को एज अ फॉर्मूला लर्न करते हैं, याद करना पड़ता है। आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं कैसे आपको ये जो फॉर्मूले हैं सिखाता हूं। अब देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि एक वैल्यू है 3/5, आप इसका रेसिप्रोकल बताओ, तो आप कहेंगे इसका रेसिप्रोकल तो भाई 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो आप देखेंगे ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, 1। यानी कि आपको पता चला कि पहले से ही आप सभी जानते हैं कि रेसिप्रोकल अगर एक नंबर है उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1 मिलती है। तो ठीक यही काम यहां कर दीजिए। साइन और कॉसेक ये रेसिप्रोकल है, हमें पता है कि भाई साइन थीटा
और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से हमें पता है कि कॉस और सेक रेसिप्रोकल है, तो इनका प्रोडक्ट 1 होगा, दूसरा फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से टैन और कॉट, तो आप क्या लिखेंगे, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 होगा। ये आपको 3 फॉर्मूले पता चले कि ये 3 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए जाएंगे। और ये 3 फॉर्मूले अब फर्दर कैसे यूज किए जा सकते हैं, इनको देखिए अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा क्या होगा, तो आप ये कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई में इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा 1 के नीचे। यानी अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे 1 बाई, ये 1 तो इधर हाई है, और ये कॉसेक थीटा डिवाइड में आ जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि जो चीज मल्टीप्लाई में होती है दूसरी तरफ डिवाइड में हो जाती है। यहां से आपसे पूछा जाए और यहीं से, या फिर आपसे कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछी जाए, अगर आपसे कोई कहे कि कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ इसी में से, तो कॉसेक थीटा एज इट इज रहने दीजिए, साइन को उधर लेके चले जाइए, तो ये भी अपॉन में हो जाएगा, यानी 1 बाई साइन। इसी तरीके से यहां भी होगा, अगर आपसे कोई कॉस थीटा पूछता है तो आप 1 बाई सेक थीटा बोलेंगे, और सेक थीटा पूछता है तो 1 बाई कॉस थीटा बोलेंगे। सेम तरीके से यहां भी होगा, अगर आपसे कोई कॉट थीटा पूछता है तो आप 1 बाई टैन बोल देंगे, टैन पूछता है तो 1 बाई कॉट बोल देंगे। तो ये हैं कुछ तरीके। अगर आप ऐसे ध्यान से इन चीजों को समझेंगे तो आपको फॉर्मूले मैक्सिमम, मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय मैक्सिमम कोशिश यही रखूंगा कि आपको फॉर्मूले रटने ना पड़े, सारी चीजें आप खुद से ही अपने आप ही कर पाएं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे के रूल्स। और इन रूल्स पर बेस्ड अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपली क्वेश्चन मिल सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन के। अभी आगे आपको मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, तो उसमें हर तरह के क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ये तो हो गया नेक्स्ट रूल जो आपने सीखा। अब इसमें आपको एक चीज देखनी होगी, मैं और 1-2 पॉइंट इसमें आपको क्लियर करता हूं। ये आप समझ के होंगे, मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए इसमें आपको जैसे देखा जाए कि ये टैन थीटा है, तो टैन थीटा एक्चुअली है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं साइन और कॉस, यहां देखिए साइन है p बाई एच, साइन की वैल्यू है p बाई एच, ठीक है, और कॉस की वैल्यू क्या है b बाई एच। अगर मैं इनको डिवाइड करूं b बाई एच, तो ये आपको क्या मिलेगा। आप देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, मैं इसको सिंपली आपसे बात कर रहा हूं कि यहां पर साइन की वैल्यू p बाई एच और ये b बाई एच, तो h और h तो कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, ऊपर से p बचेगा और b, यानी परपेंडिकुलर और बेस। आपने किन 2 चीजों को डिवाइड किया था, साइन को और किसको किया था, कॉस को। कॉस की वैल्यू क्या है देखिए b बाई एच, और साइन की वैल्यू क्या है देखिए p बाई एच। ठीक है, आपने डिवाइड किया, साइन थीटा की वैल्यू ऊपर रखी, ये देखिए साइन थीटा की वैल्यू, और ये कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आपने नीचे रखी। तो जब इसको सॉल्व किया तो आया p बाई बी, और p बाई बी रिप्रेजेंट करता किसको, टैन को। इसका मतलब जब भी हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे तो वो ऑलवेज आपका होगा टैन थीटा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और आपको पता है कि कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, कॉट क्या है, टैन का रेसिप्रोकल है। तो अगर हमें कॉट लिखना हुआ, कॉट थीटा की वैल्यू कहीं फाइंड करनी हुई, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, पलट दीजिए, कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा और साइन थीटा नीचे हो जाएगा। और इसके प्रूफ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर रख दीजिए b बाई एच, और साइन थीटा की वैल्यू नीचे रख दीजिए, तब भी h और h कट जाएगा, तो आपका b बाई पी बचेगा, और b बाई पी किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आप ये 2 फॉर्मूले भी सीख गए होंगे। तो अब मैं अगर एक बहुत ही क्विकली आपसे बात करूं तो आपने क्या क्या सीखा, आपने ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये जाना, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे से कैसे बदलते हैं, कैसे परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और दूसरा आपका बेस है। ये सब बातें आपने सीखी, और उसके बाद आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का क्या रोल है, पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशंस आपने देखे, और उसके साथ साथ आपने रेसिप्रोकल रिलेशन में आपने सीखा कि साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है 1। इसी तरीके से कॉस और सेक
वो 1 होगा और tan और cot 1 होगा। इसके बाद आपने tan और cot के लिए 2 फॉर्मूले और अलग से सीखे और इनका डेरिवेशन देखा, कैसे ये फाइंड किए जाते हैं, कैसे इनकी वैल्यू आती है। तो अब इसी तरीके से हम लोग अगर बात करें, इसके आगे चलने से पहले मैं आपको 1-2 बेसिक पॉइंट और बताऊंगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि साइन अगर अकेला लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसके साथ कोई एंगल थीटा या फिर कभी साइन ए, अगर एंगल ए की बात की जा रही, जैसे ये ट्रायंगल है, यहां पर ए बी सी है, तो अगर वो एंगल ए की बात करेगा तो यहां ए लिखना पड़ेगा, अगर सी की बात करेगा तो यहां सी लिखना पड़ेगा। मतलब ये कहने का है कि अकेला साइन या अकेला कॉस या फिर अकेला टैन नहीं लिखा जाएगा, उसके साथ कुछ ना कुछ सी या फिर ए, ये सब लिखना पड़ेगा। ये लिखना मतलब कि रेफरेंस एंगल जब तक नहीं आएगा तब तक आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ नहीं कर सकते, इनसे आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। यानी कि और कभी आपसे ऐसा भी बोला जाए कि साइन थीटा को क्या साइन इंटू थीटा लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक सिंगल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही चीज है। अकेला ये या फिर अकेला थीटा एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, साइन थीटा एक साथ, इसलिए इनको प्रोडक्ट लगा के नहीं लिखा जा सकता। ये बात भी याद रखेंगे। ये सारे बेसिक पॉइंट्स आपकी बुक में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से इनको समझाया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब आपको इतने बेसिक्स के साथ जितने भी क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस हम डील करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हम लोग सबसे पहले कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करेंगे और कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करने के बाद आगे फिर देखेंगे और क्या हो सकता है। तो इसमें अब एक्सरसाइज 8.1 है। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी।